वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में बात करने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन में समुदाय और विभिन्न समितियों का महत्व। आज हम इस चीज की पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर अगर अभी तक की हम बात करें तो आपको सबसे पहले प्राचार्य, आचार्य, छात्र, अभिभावक, इनके विषय में अभी तक आप लोगों से चर्चा की जा चुकी है और इनके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। अब बात कर रहे हैं हम समुदाय की। समुदाय होता है, ये जो समुदाय है, अगर हम देखें जिस वर्ग के अनुसार सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले समूह को समुदाय कहते हैं। इनमें पारस्परिक, सीमित, विभिन्न प्रकार के और जटिल संबंध होते हैं। इन चीजों पर अगर समुदाय पर दृष्टि डाली जाए, इसको कम्युनिटी कहते हैं इंग्लिश में। कम्युनिटी या समुदाय जो होता है वो वास्तव में किसी भी क्षेत्र के अंदर रहने वाले विभिन्नताओं के एक समूह को कहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है, वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी हो, लेकिन एक जगह उसका एक कोडिंग होनी चाहिए, उसमें एक सहजीविता होनी चाहिए। तो वो क्या है, वो समुदाय के अंतर्गत आता है। मैकाइवर के अनुसार छोटे और बड़े समूह के सदस्य बिना स्वार्थपरता के, जिसमें स्वार्थ निहित नहीं है कि भाई कोई स्वार्थ ही निहित है, बिना स्वार्थपरता के सामान्य जीवन की दशाओं में अगर कोई रहता है तो उसे समुदाय कहा है। अब हम ये जो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रत्येक पार्ट है वह आपको शैक्षिक व्यवहारिकता समझाता है। ये जो आपको इम्पोर्टेंस या विभिन्न चीजों के विषय में बताया जा रहा है, इसका एक शैक्षिक महत्व यह है कि आप किन से जुड़े हुए हैं, किन का प्रबंध कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रबंध कर रहे हैं और उस प्रबंध का आगामी शिक्षा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और वह कितना महत्वपूर्ण है। आप इन चीजों को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न चीजों के महत्व के विषय में आपको ये जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। बात करते हैं समुदाय की, तो समुदाय शैक्षिक प्रबंधन में किस प्रकार महत्व रखता है, इस चीज पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बिंदु अंकित किए गए। ये जो बिंदुवार चीजें हैं ये मेरे द्वारा यहाँ पर संकलित की गई है। यहाँ पहला अगर हम पॉइंट लेते हैं तो हम बौद्धिक विकास के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले अगर कोई बच्चा विद्यालय में आता है तो वह क्यों आता है, सबसे पहली प्रारंभिकता है उसका बौद्धिक विकास। समुदाय उस पर किस प्रकार प्रभावी होता है वो आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि विभिन्न समुदायों से कोई भी व्यक्ति आता है, जब वह विद्यालय के अंतर्गत रहता है, विद्यालय में वह एक समाज के लघु रूप के बीच में रहता है, तो वहां पर उसके द्वारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्मित किया जाता है, उसकी एक सोच डेवलप की जाती है, उसकी एक ज्ञान की जो भूमिका है वह वहां पर डेवलप की जाती है। उसके अनुसार वह संपूर्ण जीवन विभिन्न चीजों के विषय में एक दृष्टिकोण बनाकर रखता है कि ये जो चीज है ये वास्तव में किस प्रकार कार्य करती है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसकी परिपालना है, क्या उसके पृष्ठपोषण की स्थिति है। तो जो उसके द्वारा पूरे जीवन में किया जाता है उसके लिए
सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि जो दृष्टिकोण वह अपने समाज के लघु रूप के अंतर्गत अपने मस्तिष्क में संरचना देता है उस चीज का, जिसको हम कहते हैं बौद्धिक विकास। तो समुदाय का, जिस समुदाय से वह आता है, उसका इस पर प्रभाविता बेहद ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर जो समुदाय, जिस भी समुदाय से वह बिलोंग करता है, उसकी एक अपनी सोच होती है, वह उस समुदाय के अकॉर्डिंग कार्य करता है, लेकिन उसके अंतर्गत जो सोच बनी हुई है वह सोच विभिन्न समुदायों के अंतर्गत क्रियाशील नहीं है उनमें, और वह अपने समुदाय में जब स्वस्थ एक कंपैरेटिव कंडीशंस लेकर आता है, स्वस्थ कंपैरिजन करता है, तो वहां पर उसके जो मस्तिष्क है उसमें लगातार क्रिया होती है, और उस क्रियात्मकता के आधार पर वह एक नवीन सोच का निर्माण करता है जो वास्तव में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, और वह आगामी समाज को निर्मित करने के लिए क्रियाशील होता है। तो ये जो बौद्धिक विकास है, यह वास्तव में एक सोच है, एक विचारधारा है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने समाज को नवीनता प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है संस्कृति की सुरक्षा। देखिए, यह विभिन्न प्रकार की जो आज की नवीन पीढ़ी है, इसमें देखने में यह आता है कि यह पुरातन जो हमारी धरोहरें हैं या पुरातन जो हमारी कार्य बने हुए हैं, यह उसको रूढ़िवादिता का नाम देती है। यह रूढ़ि पद्धतियों के आधार पर उसको तिरस्कृत करती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक विशेष समुदाय की बात करता हूँ, विशेष व्यक्तियों की बात करता हूँ। वो उसको रूढ़िवादिता के नाम पर एकदम पृथक करने का प्रयास करती है। वास्तव में समुदाय करता क्या? जो हमारा समुदाय है, जब हमारी वैज्ञानिक व्यवहारगत स्थितियों का परिवीक्षण करता है, तो वह उसे आधुनिक तथ्यों पर, आधुनिक विचारधारा पर और आधुनिक कसौटी पर कसता, जिसके आधार पर वह उसका समाचीन विकास करता है और उसको रूढ़िवादी अथवा आधुनिक होने की एक संज्ञा प्रदान करता है। ये जो स्थिति है, यह सामाजिक और व्यवहारिक सोच के आधार पर बनती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जो पहले हो रहा है वह वैज्ञानिक नहीं था, वह वैज्ञानिक है, परंतु उन परिस्थितियों पर हम अपना एक परिवेक्षण, एक शोध, एक क्रियाशीलता, एक समाचीन व्यवस्था, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। और यह जो नैतिक जिम्मेदारी है, यह किसकी होती है? समुदाय की होती है। इसके बारे में वह व्यवहारगत स्थितियों पर यहां पर संतुलन बनाता है। उदाहरण के तौर पर एक बहुत छोटी सी समस्या मैं आपके समक्ष रखता हूं। अभी पिछले संडे में एक ग्रहण पड़ा। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, इस तरीके के ग्रहण होते हैं। तो हमारे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में या विज्ञान के अंतर्गत जब ग्रहण पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल स्पष्ट सी संरचना व्यक्ति के दिमाग में बना दी जाती है कि ये जो ग्रहण है ये इस कारण से होता है। परंतु जो हमारी पुरातन हिस्ट्री है, उसमें एक देवताओं के आधार पर एक गर्दन कटे हुए व्यक्ति द्वारा सूर्य का अपने मुंह में निगल लेने की स्थिति का वर्णन किया जाता है, जिसको राहुकाल, राहुग्रास, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। आधुनिक समाज में इसकी अगर हम चर्चा करें, इसके विषय में
एक व्यवस्थित आकलन स्पष्ट करें तो यह एक ऐसी कथा है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति उस ग्रहण को समझने की, बहुत छोटे से छोटा बच्चा भी, क्योंकि वह उस कार्य को स्वयं करता है और उसका जो खाना होता है वह यहाँ से होकर यहाँ आता है। अब अगर ये चीज यहाँ से काट दी जाए तो ये जो नली है ये बिल्कुल बाउंड्री लाइंस ये खाली हो जाती है और अमृत नामक एक विशेष की व्यवस्था के कारण इस चीज को जीवित की स्थिति बनाई गई है। ये अपने आप में एक वैज्ञानिक है। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह काट देने के बाद एक अमृत नामक वस्तु के आधार पर जीवित करने की संकल्पना, यह एक भविष्य की स्थिति को दृष्टिगोचर करती है और इसमें समझाने की जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं उन पर अगर हम गूढ़ता से विचार करें तो इसे छोटे से छोटा बच्चा बड़ी आसानी से, चूंकि वह उसकी दैनिक क्रिया से संबंधित है और उस व्यवस्था में वह उस चीज को समझने में पूर्णतया सक्षम हो जाता है। मैं इस बात पर जिक्र नहीं कर रहा कि यह एक रूढ़िवादी परंपरा है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि जो संस्कृति हमारी बनी हुई है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, वह है उस बच्चे को समझाने की प्रक्रिया, उसके दैनिक जीवन से उसको रिलेट करके उसे समझाना। यहां पर मैं प्रबंधन की बात कर रहा हूं। तो ये जो प्रबंधकीय व्यवस्था है, इस प्रबंधन को अगर हम उसके दैनिक जीवन से जोड़ देते हैं तो बच्चा बड़ी आसानी से उसको किसी के भी सम्मुख स्पष्ट करने में सक्षम होता है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ खाने की और उसके बाद निकल कर वापस बाहर आने की, तो ये वस्तु का किसी और वस्तु के पीछे छिपने की स्थिति को डिनोट करता है। और इसके बाद हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के आधार पर बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रबंधकीय परिस्थिति है जिससे हमारी सांस्कृतिक जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा हो रही है और यह किसी छोटे से बच्चे को भी समझाने का एक बहुत अच्छा यहाँ पर सरलीकृत स्वरूप हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य सबसे पहला यह है कि बच्चे की समझ में आ जाएगा, वह उस चीज को पूर्णतया बता सकेगा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, वह प्रत्येक व्यवस्था को समझा सकेगा, उसके प्रति के उसके जो भी पाठ्य बिंदु है उसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टि रखते हुए वह उसका स्पष्टीकरण कर सकेगा। ये उद्देश्य है। अब इसकी प्राप्ति किस प्रकार होती है? इसकी प्राप्ति जो व्यवस्थाएं समुदाय में विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत बनी हुई है, जो उसके सामान्य जीवन या आसपास के व्यवहारिक जीवन में है, उसके आधार पर अगर हम उस चीज को देखते हैं, उसका पर्यवेक्षण करते हैं, उसका एक ढूंढते हैं, उस चीज को खोजते हैं, तो उन्हें वो चीजें बड़ी आसानी से, सरलता से हमारी समझ में आ जाती है। तो ये जो है ये शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में भी हमारा सहायता करता है। एक चीज और कि अगर हम किसी चीज को सामान्य जनजीवन के आधार पर समझाते हैं तो उसमें हम ये कह देते हैं, एक बार मेरी कक्ष में मैंने कृषि संबंधी कार्य दिया था और उसमें प्रोजेक्ट आप लोगों को सबमिट कराया था कि भाई आप लोग खेती के बारे में अपने घर से, जो आपके घर में खेती कर रहे हैं, उनसे आप ये चीज मालूम करके आएंगे। ये क्या है? सामुदायिक तौर पर जो समुदाय है उससे हमें सीखने की परिस्थितियां, तो यह हमारी सहायता करता है। ये जो चीजें हैं ये मैंने यहाँ पर इसलिए आप लोगों को बताई। नेक्स्ट है शिक्षा का नियंत्रक। अब शिक्षा का नियंत्रक, जो समुदाय होता है उसकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति होती है, उनके व्यवसाय होते हैं, उनके
उनके क्रियाकलाप होते हैं। देखिए, आज की जो शैक्षिक प्रणाली है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आज की शिक्षा व्यवस्था के विषय में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। कारण है, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वह व्यावसायिक तौर पर पूर्णतया निरर्थक की स्थिति में आ गई है। वहां पर चेंजिंग जो सुपरविजन्स कंडीशंस हैं, जो चेंजिंग लेवल्स है, वो काफ़ी समय तक होता नहीं, अगर होता है तो उस पर अमलीकृत होते इतना समय व्यतीत हो जाता है कि वह स्वयं में पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। अगर किसी ने व्यवस्था स्टार्ट की तो जब तक वो पूर्ण होगी उस वक्त तक उसमें सामाजिक चेंज इतना आ चुका होगा, उसका सोशल चेंजिंग इतनी हो चुकी होगी कि जिन चीज़ों से व्यवसाय या अन्य चीज़ें जो जीवोपार्जन की स्थिति होती है कि भाई वो उससे कुछ उपार्जित करेगा, वो सब चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। तो मैं आज की व्यवस्था की बात नहीं करता हूँ, इसको मैं बिल्कुल स्पष्टीकृत तौर पर कह रहा हूँ। शिक्षा का नियंत्रक वास्तव में प्रत्येक समुदाय यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ नेगेटिविटी नहीं है, ये यहाँ एक कटु सत्य की बात कही गई, इसमें एक कटु सत्यता नियंत्रित है। शिक्षा किस प्रकार की हो, किस चीज का ज्ञान बच्चों को दिया जाए, क्यों दिया जाए, उसके पीछे के उद्देश्य क्या हों और उन उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार की जाए, ये निर्धारित करता है समुदाय। वास्तव में कोई भी शिक्षा अगर प्रदान की जा रही है, दी जा रही है, आप देखिए पुरातन काल में जो शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक थी, आज भी बता रहा हूं, आप पुरातन काल में देखिए जो ज्ञान दिया जाता था उसमें क्षत्रियों के लिए, मैं एक समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, उस वक्त की जो बुराइयां हैं उनको एक साइड में रखकर आप वो चीज देखें जिस प्रकार से वहां पर वैज्ञानिकता या व्यवसायिक कौशल का विकास किया गया था। अगर क्षत्रिय है तो उसको युद्ध कला में निपुण होना चाहिए, अर्थात वह अपने कार्य के प्रति जो उसका जीवन का मेन मुख्य उद्देश्य है वह उसके प्रति पूर्व से ही उसको ज्ञान कराया जा रहा है। अगर कोई वहां पर कोई अन्य वो है वैश्य है तो उसे व्यापार की शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर वर्ड्स है शिक्षा का नियंत्रक, तो अर्थात जो जिस चीज के लिए बना है और जो जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है, जो जिस उद्देश्य को अपने जीवन से जिससे वह कोई जीव को पार्जित करना चाहता है, तो आपको उसको वैसी ही शिक्षा देनी है। तो इस प्रकार से समुदाय शिक्षा का नियंत्रक भी है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक शिक्षा की मांग। प्रत्येक समुदाय यह मांग करता है कि शिक्षा में अमुक चेंज आना चाहिए। इस चेंज को यहाँ पर जो डिमांड कंडीशंस बनती हैं वो किसके द्वारा बनती है? समुदाय के द्वारा बनती है। मेरा बच्चा इस क्षेत्र में जाएगा, अभी आप कहने लगे डॉक्टर बनना है, तो जो डॉक्टर समुदाय वह ये डिमांड करता है कि हमारी जो आजकल की जो मेन कंडीशंस चल रही हैं उसमें ये बीमारियां हैं और इन बीमारियों पर हमें खोज करनी चाहिए और इन विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए जिनसे इन बीमारियों के विषय में जो छात्र है उसको पता हो और वह इन बीमारियों का इन चीज़ों का ज्ञान रखता हो। आप वकालत की बात कर रहे हैं, वकील बन रहा है कोई, तो आधुनिक समाज में उसे किन किन धाराओं का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति वह करता है और उनके पीछे के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु वह किन किन पाठ्य बिंदुओं का ज्ञान उसको सामूहिक तौर पर होना चाहिए, समुदाय की तौर पर होना चाहिए, जिससे कि वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। इस चीज को करते हुए वह शिक्षा की सार्वभौमिक शिक्षा की मांग करता है। आज 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है, परंतु उसके पीछे के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमी बाधक तत्व है। जो समाज हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है उसमें जो वैरायटी सरकार द्वारा दी जा रही, जब अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की गई
तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भी वहाँ पढ़ा रहा है वह समस्त क्षेत्रों में अपनी एक विविधता, वैश्विकता या उसके अंदर एक सक्षमता लेकर आए। तो जो जहाँ है वह 6 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे विद्यालय में जाकर क्यों पढ़ेगा, वह उतनी ही दूरी पर जाकर जिससे न्यूनतम खर्च में अधिकतम आउटपुट हमें मिले वह वहीं पर शिक्षा ग्रहण करेगा और उससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है, उससे न्यूनतम खर्च होता है और अधिकतम हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मांग कौन करता है, सार्वभौमिक शिक्षा की जो मांग करता है वो करता है समुदाय। नेक्स्ट है सामाजिक क्रियाओं को स्थान प्रदान करना। आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, मान लीजिए हम साक्षरता अभियान चला रहे हैं, हम सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, हम कोई और अभियान चला रहे हैं, तो कहाँ जाकर चलाएंगे भाई, किनका उसमें इंक्लूडेशन करेंगे, किस किस को हम वो चीजें बताएंगे, किन परिस्थितियों में दूसरे जो समूह है, जो पढ़ने वाली स्थिति है वो किस लेवल की होनी चाहिए। कोई हम अभी किसी भी समाज के ड्रॉप आउट बच्चों की बात करते हैं तो ड्रॉप आउट बच्चों में किन बच्चों को रखा गया है, क्या वास्तव में सारे बच्चे ड्रॉप आउट हैं, उनके ड्रॉप आउटेशन की जो लेवलिटी है वो मानक अनुरूप चेक की गई है, उसका अनुमोदन किसी के द्वारा किया गया है। इन परिस्थितियों की जो जांच करता है या जो स्थान प्रदान करता है वो कौन करता है, समुदाय। नेक्स्ट है धन की व्यवस्था। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। वह समाज ही हमें उपकरण प्रदान करता है, समाज ही हमें उस चीज के विषय में जानकारी देता है, समाज ही हमें उस चीज को व्यवस्थित करने हेतु जो अन्य साधन है उनको उपलब्ध कराता है। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम की स्थिति है, धन की जो व्यवस्था है वह किसके द्वारा की जाती है, समुदाय द्वारा। स्कूल के अंदर बच्चे आए पढ़ने के लिए तो फीस के तौर पर धन जो हमें जो शिक्षण सामग्री या अन्य चीजें हैं उनकी पूर्ति कौन कर रहा है, समुदाय भी कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये समुदाय द्वारा ही धन की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है समालोचक की भूमिका। आपके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। आलोचनात्मक से तात्पर्य केवल नकारात्मकता से नहीं होता। आलोचनात्मकता का तात्पर्य उसकी अच्छाई और बुराई, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी दोनों की स्थितियों का होता है। तो यहाँ पर एक समालोचक की भूमिका, मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर जो मेरे द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है वह अपनी तरफ से कोशिश ये की जाती है बेस्ट दिया जाए, लेकिन यहाँ जो भी त्रुटियां होती हैं वह मेरे द्वारा मुझको ही आकलित करना पॉसिबल नहीं। इसलिए एक दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके त्रुटियों का जो आकलन किया जाता है वह दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसके दृष्टिकोण पर होता है, उसके परिप्रेक्ष्य के आधार पर किया जाता है और वह उसकी आलोचना से मतलब एक समालोचना यानी उसकी अच्छाई और बुराई दोनों की व्यवस्था वह दूसरा व्यक्ति करता है। और वह दूसरा व्यक्ति कौन होता है, समुदाय, जिसके द्वारा हमारे किसी भी तथ्य की अच्छाई और बुराई को यहाँ पर लिया जाता है और बताया जाता है। इस प्रकार ये समुदाय का जो महत्व है मैंने यहाँ पर वर्णित किया है, आप इसको एक बार देख लीजिए।
अब यहाँ बात करते हैं विभिन्न प्रकार की समितियों की जो विद्यालय में उपस्थित होती हैं और जिनके आधार पर हम आगामी स्तर को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं किसी भी विद्यालय में। तो यहाँ पर सबसे पहली होती है ग्राम शिक्षा समिति। ये है क्या, इसका प्रबंधन या इसका कार्य क्या है, इसके द्वारा किस प्रकार प्रबंध किया जाता है। देखिए, एक विद्यालय और समुदाय के बीच में एक क्रियाशीलता रखी गई। सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए हम जो व्यवस्था तैयार करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, उसके लिए एक कार्य क्रियाशील एक ऐसी समिति का गठन किया जाता है जो हमारे कार्यों पर लगातार नजर रख सके। तो विद्यालय की स्थापना अगर गांव में की गई, किसी भी गांव के अंतर्गत, तो वहाँ जो गांव का मुखिया है अर्थात प्रधान, वह ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। क्योंकि गांव में बनाए गए विद्यालय के अंतर्गत गांव के ही बच्चे आते हैं, तो निगरानी कौन कर सकता है? निगरानी कर सकता है गांव का प्रत्येक व्यक्ति, गांव का वह व्यक्ति जो उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय से संबंध बनाने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया। इस ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत जो आपके गांव की जो समिति होती है, उसमें जो वरिष्ठ जन होते हैं, उन लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया। उन्हें सदस्य के तौर पर, जो ग्राम समिति होती है, उन लोगों को यहाँ का सदस्य नियुक्त किया गया। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो गांव में है और गांव से संबंध रखता है, गांव के अंतर्गत रह रहा है, निवास कर रहा है, वह क्या है, ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत सदस्य के तौर पर नियुक्त होता है। इसका जो प्रधान है, जो अध्यक्ष है, वो प्रधान है। तो ग्राम शिक्षा समिति का प्रधान, अध्यक्ष प्रधान हो गया। अब प्रधान का कार्य क्या है, ग्राम शिक्षा समिति का कार्य क्या है? वो विद्यालय की जो स्थापना है, उसका रख रखाव है, उसकी सुरक्षा है, उसका विकास है, उसका प्रचार है, उसका प्रसार है, वो सारी चीजें कौन करता है? ग्राम शिक्षा समिति करता है। अब भवन के लिए, उपकरणों के लिए, किसी कार्य को कराने के लिए जो आवश्यकता है, उसको रखने का, उसके जो वित्तीय आवश्यकता है, उनको उनकी परिपूर्ति का जो कार्य है, वह किसके द्वारा रखा जाता है? प्रधान के द्वारा रखा जाता है। वह जिला समिति तक जाता है, वह निश्चित तौर पर जो वहाँ के शैक्षिक अधिकारी होते हैं उनको उससे अवगत कराता है। वह विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों, उनमें हो रही कमियों, उनमें चल रहे विशेष प्रयासों और उनमें चल रही जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति का ध्यान रखता है और उनको क्रियाशील बनाता है। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो उसमें मद में पैसा आता है, उन पैसे का विभिन्न सहायता करता है। उन पैसों की सहायता से, जो सरकारी पैसा मिलता है, उसकी सहायता से वह विद्यालय का और बेहतर नवीनीकरण करता है और ज़्यादा उसका विकास करने का प्रयास करता है। अभी एक जो चीज़ है वो यहाँ पर थोड़ी सी मैं यहाँ पर आलोचना कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ तक मैंने उसकी विशेषताएं बताई। अभी एक चीज़ चली है, 6 से 14 साल की जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। जब कभी हमारे देश के अंतर्गत कोई संविधान में या उसमें कोई संशोधन कर कोई नवीन चीज़ लेकर आई जाती है, तो उन नवीनताओं के प्रति एक संसूचना, एक सचेतता, एक जन जागरूकता और उन जन जागरूकता के साथ उसकी एक जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान है, तो वहां पर अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हुआ या ड्रॉप आउट होने के बाद उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं की गई या किन्हीं कारण विशेष के कारण वह
समुदाय से पृथक होकर कहीं अन्यत्र की स्थिति में जाता है तो उसकी जवाबदेही भी प्रधान के लिए तय की जानी चाहिए। केवल शिक्षक, उसकी नियुक्ति, उसका जो सैलरी है, केवल उनकी सूचनाओं के लिए ही प्रधान की स्थिति ना होकर के जो 6 से 14 साल के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की जो स्थिति है उस पर भी प्रधान के लिए एक जवाबदेही तय की जानी चाहिए। और उस जवाबदेही के लिए शिक्षा जो जिला स्तर की कमेटी है वह उससे पर ईयर, तिमाही, छमाही या वार्षिक तौर पर उसके अनुमोदन करे कि वास्तव में इनके द्वारा ये कार्य किए गए और उसके प्रति उनकी कुछ सक्षमता और अक्षमता का भी निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे उनके वित्तीय अधिकारों पर और अन्य चीजों पर भी कैंची चलाई जा सके। अगर ये कार्य होता है तो निश्चित तौर पर किसी भी गांव के अंतर्गत, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत एक भी बच्चा जो 6 से 14 साल की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत आता है वह अशिक्षित नहीं रह सकता। हमारे क्षेत्र में जो जवाबदेही है उसका पूर्ण रूप से सचेतता से पालन ना होने के कारण इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ पर एक समालोचनात्मकता है। ये मैं इस चीज का जिक्र नहीं करता कि ये ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर प्रधान पूरे क्षेत्र की शिक्षा से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध भी कराते हैं और वहाँ पर 100% एजुकेशन प्रोवाइड भी की जा रही है। परंतु जवाबदेही तय ना हो पाना, किसी प्रकार का प्रबंधकीय तंत्र पर जवाबदेही का बोझ ना होना, यहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत जो ड्रॉप आउटेशन है, जो कस्तूरबा विद्यालयों का अभी तक नियमितीकरण की स्थिति नहीं आई है या उनको एक अभी तक वो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू चल रहे हैं 2004 से और आज 14 और 5-15 साल होने की स्थिति में आ गया है, उस वक्त तक भी ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम होने की स्थिति नहीं आ रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो जवाबदेहियां हैं वो तय नहीं की जा रही। वो जवाबदेही तय हो जाने पर यह मैक्सिमम 5 years प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एंड एवरी टीचर इज कंटिन्यू एज पर लॉ हिज जॉब। तो यहाँ पर जो क्रियाशीलता है उसमें जो अनदेखियां की जाती हैं उन चीज़ों की अगर सुनिश्चितता हो जाए तो ये जो कार्य हैं ये बहुत ही सुचारू तौर पर एकदम नियमित तौर पर क्रियाशील हो जाएंगे। तो यह मैंने एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन और यहाँ पर इसकी समालोचना की। मैंने अच्छाई के साथ साथ उसकी एक नेगेटिविटी का भी वर्णन किया है। इसको नकारात्मक तौर पर ना देखकर इसके प्रति जो स्थिति विशेषतः सुनिश्चित की जानी चाहिए उस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल एक समिति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, मीना मंच, इनके बारे में और जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन चीज़ों के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हैव अ नाइस डे।